नमस्कार मित्रों प्रेरणा दो तरह से मिलती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक प्रेरणा ये होती है कि समाज में बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करता है, भाई का अनुकरण करता है, समाज में किसी को बिजनेस में किसी नौकरी में बढ़ते हुए देखकर अनुकरण करता है। और दूसरी प्रेरणा मिलती है कि जब कहीं से उसको तिरस्कृत किया जाए, अपमानित किया जाए, कहीं से उसको चोट पहुंच जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा उनकी पत्नी ने दिया। पत्नी ने जब उनको धिक्कारा तब वो साधु बन गए। उसके बाद उस समय उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। वैसे ही प्रेरणा कहाँ से किसको मिलती है, कहाँ से चोट लगती है, ये डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। मित्रों, मेरा काम है मोटिवेशन देना। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़की है जिस लड़की का नाम रागिनी था, कानपुर देहात की रहने वाली थी। लड़की चार बच्चों में सबसे बड़ी थी। 3 छोटे भाई थे, सबसे बड़ी बहन थी ये। बड़ी बहन रागिनी जब शादी की योग्य होती है तो इसके माता पिता को इसकी शादी की चिंता सताती है। तो चूंकि एक इकलौती लड़की थी, उसकी शादी अच्छी करना चाहते थे, सरकारी नौकरी में हो लड़का, जैसे कि हर माँ बाप यही सोचता है। तो वहीं पे बगल में एक रिश्तेदारी में ही कह सकते हैं कि उनको एक लड़का मिल गया जो प्राइमरी में अध्यापक हो गया था, विशिष्ट BTC, जो इस समय लहर चल रही। खैर अब तो लहर ख़त्म हो गई, बीएड को ख़त्म कर दिया गया जब से। BTC ही एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो प्राथमिक शिक्षक था। लड़की भी खूबसूरत थी, लड़की भी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसा कि हमारे समाज में है कि रागिनी ने तो तैयारी खूब किया, लेकिन किस्मत साथ ना दी। और लड़कियों को समय वक्त बहुत कम दिया जाता है। 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद बाप कहता है कि बेटा और भी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। जितना मौका लड़कों को दिया जाता है उतना लड़कियों को नहीं दिया जाता है। तो रागिनी को 2 ही अटेम्प्ट देने के बाद उनके पिता ने कहा कि बेटा शादी कर देते हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, चूँकि और भी तुम्हारे 3 भाई छोटे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी देखना है। बड़ी बिटिया की शादी देखते हैं, संजोग से लड़का मिल जाता है। लड़की भी खूबसूरत, पढ़ी लिखी देखकर, लड़का तो नौकरी में था ही प्राइमरी में, शादी तय हो जाती है। शादी की तिथि रखी जाती है, लेकिन शादी के 1 महीना पहले ही रागिनी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनको ब्रेन में दिक्कतें हो जाती हैं, ब्रेन किसी तरह से बच गए। उनकी सर्जरी करने में ब्रेन के 5-6 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो जो दहेज तय हुआ था उसमें यह था कि लड़के को एक 4 व्हीलर दी जाएगी और 5 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। ये बात तय हो गई थी। वो देने में वो सक्षम भी थी, दहेज देने में कोई 10 लाख रुपए की बात हुई थी। उसके बाद दुनिया भर का जो भी सामान होता है, कुल मिला के 20-25 लाख की शादी तय हुई थी। लेकिन इधर जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा लग गया इनको सर्जरी कराने में। रागिनी के पिता को 7-8 लाख रुपए लग गए। तो इन्होंने कहा भाई आप तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य थे, रिश्तेदार थे, मामा थे, फूफा थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, शादी नियत तिथि पर आप जो डेट रखी गई उस पर आप कीजिए। और जो दहेज की बात है आप कैश दे दीजिएगा, जो 5 लाख रुपए और 4 व्हीलर गाड़ी 12-14 लाख की है उसको देने में आप सक्षम नहीं हैं, तो उसके लिए आप टाइम ले लीजिएगा, लेकिन शादी जरूर कीजिए। रिश्तेदारों और मित्रों की सलाह से शादी की तिथि पर ही शादी जो हुई तय हुई थी, बारात आती है। लड़के के पिता भी हॉस्पिटल से लौट कर आते हैं, अस्वस्थ थे। लड़की की रागिनी के पिताजी भी बाराती आती है, द्वार चार शुरू हो जाता है। उसके बाद लड़की की पिताजी बात बताते हैं कि भाई थोड़ा सा मैंने तथ्य गोपन किया है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि लड़की की शादी हमारे यहाँ एक परंपरा है, थोड़ा झूठ भी बोल दिया जाए तो कोई पाप नहीं होता है। मेरा जो बजट था डगमगा गया है, मैं आपका 4 व्हीलर जो 4 पहिया है कार वो बाद में दे दूंगा,
और कुछ हमको मौका चाहिए। लेकिन लड़के के पिता और लड़का दोनों लोग उलझ गए, कहीं हम शादी नहीं करेंगे जब तक हमको 4 व्हीलर नहीं मिलेगी। आपने वादा क्यों किया था? कहीं भाई वादा तो किया था, लेकिन जो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी घटना घट जाएगी, इसकी हमको जानकारी पहले से नहीं थी। मेरी नीयत तो साफ ही थी। झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़के के पिताजी कहते हैं कि हम बारात वापस लेके जाएंगे। लड़का भी 4 व्हीलर के लिए जो है भिड़ जाता है और मेहंदी लगा के रागिनी घर में बैठी है। वो बाहर जो आवाज़ सुनती है तो उससे रहा नहीं गया। पिताजी भी रोने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। बाहर निकल कर आती है और अपने पिता से कहती है कि पापा हमको शादी इनके यहाँ नहीं करता। इसने लालची और बेहुदा लोगों के यहाँ शादी, अपनी बिटिया को विदा करके भी आप खुश नहीं हो जाए, चाहे आप करोड़ों रुपया दहेज दे देंगे बाद में, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। बाप बेटी को समझाता है कि बेटा मैं शादी इनके इन प्रकार इन करूँगा कुछ, लेकिन थोड़ा टाइम हमको मिल। कहीं नहीं पापा जी, हमको इनके यहाँ शादी करना ही नहीं है। जब लड़की ने ही मना कर दिया तो बारात वापस हो जाती है। बारात वापस आती है और रागिनी से भी घर वाले नाराज़ थे, चूँकि शादी मना कर दिया था। एक उसको भी उत्तरदायी, वो उसको जिम्मेदार उसके लिए माना जाता था शादी न होने के लिए भी। पिता से कहती है कि पापा हमको और टाइम दे दीजिए, 2 अटेम्प्ट मैंने दिया है, 2 अटेम्प्ट और दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अब मैं पढ़ूंगी, पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी तभी मैं शादी करूंगी। लड़की आती है, फिर से तैयारी शुरू करती है, कंपटीशन की तैयारी शुरू करती है कि यूपी पीसीएस देती है। आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, किस्मत ने साथ दिया। उधर लड़के की भी दूसरी शादी हो जाती है। लड़की सेलेक्ट होकर बीएसए बन जाती। बीएसए आप जानते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो प्राथमिक स्कूलों का सबसे बड़ा अधिकारी हो जाता है। बीएसए पे उसका चयन हो जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं, चूँकि इसकी प्रोफाइल अब लड़की की बदल चुकी थी। अब शादी तो लेट होने थी, चूँकि खुद मालिक हो गई थी। उसने कहा पापा जी भी हम तैयारी करेंगे, अभी हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। और वहीं बगल के जिले में जहाँ पर उस लड़के की जिससे शादी रागिनी की तय हुई थी, वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहती है, वहीं रखता है, उसी जिले की वो बीएसए बन जाती है। बीएसए बन जाती है। तो एक दिन स्कूलों की चेकिंग करने निकलती है कि जो निर्माण स्कूलों में हो रहे हैं, जो हेडमास्टर को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें घपलेबाजी की कुछ शिकायत मिली थी। स्कूलों की जांच शुरू होती है। जांच शुरू उसी स्कूल में औरत डालती है, छापा डालती है कि जहाँ पर, अरे जांच करने जाती है, छापा गलत शब्द बोल दिया मैंने। उसी स्कूल में जहाँ पर उस लड़के से शादी तय हुई थी रागिनी की, बारात वापस गई थी। लड़के को देखती रागिनी तुरंत पहचान जाती, लड़का भी पहचान जाता, अरे जिस लड़की से मैंने शादी तोड़ा था, अरे ये तो वही रागिनी है। रागिनी भी लड़के की तरफ देखती है। लड़का खड़ा हो जाता है, चूँकि रागिनी बैठ जाती है चेयर पर, अधिकारी हो चुकी थी। कांपने लगता है लड़का, कहता अपना रजिस्टर लेकर आइए, जो निर्माण आपके यहाँ हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई का, सब लेकर आइए मेरे सामने डाटा। लड़का ला के रखता है। खामियां नज़र आती हैं। निर्माण में भी घपला और पढ़ाई में भी बच्चों से जब टेस्ट लेती है, बच्चे भी असफल हो जाते हैं, उसकी जवाब देने में नाराज हो जाती है। रागिनी डांटती है, कहती है कि अलग बुला के जब लड़के उधर चले जाते, कहीं तुम वही हो ना जो बारात वापस कर दिए थे। मेरे पिताजी गरीब थे, अब मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। रजिस्टर लेती है, रजिस्टर को सीन कर देती है, तो लड़के को तुरंत सस्पेंड कर देती है और जांच बैठा देती है। लड़का थर थर कांपने लगता है। इसलिए मित्रों, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। उसके बाद रागिनी अपने घर पे आती है, अपने पिता से कहती है कि पापा जी, आज हमको वही लड़का मिला था जिसने मेरी शादी तोड़ा था, बारात वापस हुई थी। लड़का बाप बहुत खुश होता है, कहता है बिटिया हमें नाज है, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि बच्चियों को मौका दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए मौका दीजिए। 1-2 अटेम्प्ट नहीं, 4-6 अटेम्प्ट। कई लड़कियों का जो आईएएस पीसीएस सेलेक्ट हो गई हैं, लड़कियों से मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने यही कहा था कि लड़कों की अपेक्षा हमको समय बहुत कम दिया जाता है। इस घटना को सुनाने के पहले, आप एक कहानी को सुनाने के पहले, मेरा उद्देश्य यही है कि किसी को कम तरना किए। और दहेज तो कदापि न दीजिए, क्योंकि दहेज दे के अपनी बिटिया को आप खुश नहीं रख सकते। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो शुभकामना जरूर दीजिए। ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को भी। धन्यवाद।